एक आदमी की सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहता था। वह अक्सर एक अतिरिक्त ग्रास खाने के लिए दूसरों से लड़ताज करता था। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी यह खाना खाने के लिए जेल में आना चाहते थे। मैं मूल रूप से चौक में रोटी बेचता था। एक बड़े गैंगस्टर ने मुझे अपना स्केपगोट, बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया। मुझे फांसी होने में अभी एक हफ्ता बचा था। जब मैं बहुत दुखी और क्रोधित था, तभी जेल के गार्ड कप्तान मुझे पूछताछ कक्ष में ले गए और मुझसे कहा कि मैं मेडिकल ब्लॉक, जहां बीमार या खास कैदी रहते हैं, मैं कैदियों के लिए खाना बनाऊं। लेकिन मैं तो सिर्फ रोटी बनाना जानता हूँ। चीन देश में मैं किसी भी तरह से रसोइया नहीं माना जाता। क्या कहता था? वह अक्सर एक अतिरिक्त ग्रास खाने के लिए दूसरों से लड़ताज करता था। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी यह खाना खाने के लिए जेल में आना चाहते थे। मैं मूल रूप से चौक में रोटी बेचता था। एक बड़े गैंगस्टर ने मुझे अपना स्केपगोट, बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया। मुझे फांसी होने में अभी एक हफ्ता बचा था। जब मैं बहुत दुखी और क्रोधित था, तभी जेल के गार्ड कप्तान मुझे पूछताछ कक्ष में ले गए और मुझसे कहा कि मैं मेडिकल ब्लॉक, जहां बीमार या खास कैदी रहते हैं, मैं कैदियों के लिए खाना बनाऊं। लेकिन मैं तो सिर्फ रोटी बनाना जानता हूँ। चीन देश में मैं किसी भी तरह से रसोइया नहीं माना जाता। क्या मुझे 2000 रोटियां बनानी पड़ेंगी? हालांकि एक एक सेकंड जीना भी जरूरी था, इसलिए मैं मजबूरन मान गया। लेकिन वहां के रसोई घर के उपकरण बहुत ही साधारण थे, सामग्री भी ताजी नहीं थी और खाने का समय होने में मात्र 40 मिनट बचे थे। 2000 लोगों के लिए खाना बनाना, भले ही फूड गॉड स्टीफन चाउ आ जाए, तब भी मुश्किल था। लेकिन अगर मैं समय पर खाना नहीं बना पाया, तो न सिर्फ जेल अधीक्षक मुझे बख्शेगा, बल्कि मौत की सजा पाने वाले कैदी भी मुझे मार डालेंगे। जब मैं निराश था, तभी मेरे दिमाग में गाढ़ा टैंक, आटे की गुठली वाला सूप बनाने की एक विधि आई। मैंने हाथों में थोड़ी सक्रियता लाई और बनाना शुरू कर दिया। इधर हेवी ड्यूटी, बड़े अपराधियों वाले ब्लॉक के रिक्रिएशन ग्राउंड में पीटर नाम का एक गुंडा, जो अंदर या बाहर कहीं भी अपनी धाक जमा सकता था और असली नशा इसमें था, अचानक उठा और अपने गैंग के साथ कैंटीन के बाहर आ गया। उसने अपने साथियों से जोर से पूछा, यदि लंच उतना ही बेकार हो जैसे पहले हुआ करता था, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दुबले पतले लड़के ने गुस्से से कहा, उसे भगवान के पास भेज दें। डैंग डैंग डैंग। दरवाजे पर तुरंत जोरदार दस्तक हुई। कैंटीन में बैठा गार्ड साइलस चौंक गया। उसने देखा, खाने का समय हो गया था। लेकिन जब उसने रसोई में काम करते मुझे देखा, जो अभी भी जूतियां बना रहा था, तो उसकी आंखों में चिंता थी। वह मेरी स्थिति जानता था और मुझे बचाना चाहता था। लेकिन रसोई घर के अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वह 50 बड़े बर्तनों में एक सफेद दलिया जैसा खाना भरा था। हालांकि उसने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था, लेकिन देखने में यह बिल्कुल साधारण लग रहा था। यह शायद ही किसी को बरगला पाता। मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी, तो उसे जल्दी से बुलाकर बर्तन उठाने में मदद मांगी। साइलस ने कहा, ठीक है, लेकिन यह बाहर ले जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत ले जाऊंगा, नहीं तो वे हत्यारे तुम्हें जीने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उसके लिए अच्छा महसूस हुआ। लेकिन जब तक हम सारे बर्तन कैंटीन के सर्विंग काउंटर के पास नहीं ले गए थे, बाहर शोर मच चुका था और लोहे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी, यहाँ तक कि वे जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी करने लगे थे। हमने अपनी गति और तेज कर दी। आमतौर पर कैदी खुद ही अपना खाना ले जाते थे, लेकिन पीटर गुंडा अपने साथियों को दूसरों के लिए खाना परोसने को कहता था। आज सुबह एक रसोइये के साथ हुई खूनी घटना के बाद रसोइये और कैदियों के बीच संपर्क से बचना था। सब कुछ ठीक करने के बाद साइलस ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे दूसरे रास्ते से कहीं और ले गया। पीटर के साथी आदरपूर्वक उसके पीछे खड़े थे। पीटर ने सर्विंग विंडो की ओर देखते हुए पूछा, नया रसोइया कहाँ है? साइलस ने सीधे जवाब दिया, बताने की कोई जरूरत नहीं। पीटर ने ठंडे स्वर में एक कमरे के बंदे सोहो नाम को सबके लिए खाना परोसने का इशारा किया। लेकिन सोहो जैसे ही वहां पहुंचा, वह स्तब्ध रह गया और चौंक कर बोला, क्या यह सुअरों के खाने लायक चीज है? पीटर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह तेजी से सर्विंग विंडो के पास गया और उन सफेद दलिया जैसे बर्तनों को देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसकी नजरों में साइलस के लिए खून का खतरा था। उन्हें सुअरों का चारा खिलाना, अगर वह यह अपमान सह लेता, तो भविष्य में वह फिर कभी अपनी बड़ाई कैसे कर पाता? साइलस सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ी बिजली की छड़ी पसीने से तर हो गई थी। वह कुछ भी मनगढ़ंत बोलने लगा, पीटर गुस्सा मत करो, यह विशेष रूप से आमंत्रित एक गुप्त पूर्वी देश के सुपर शेफ द्वारा बनाया गया व्यंजन है। यह बड़ा शेफ एक बार पूर्वी डार्क कुलिनरी वर्ल्ड पाक दुनिया में छा गया था। इस समय पीटर के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। उसने पूछा, पूर्वी देश के इस रहस्यमय व्यंजन का नाम क्या है? साइलस ने पहले ही मुझसे इसका नाम पूछ लिया था। उसने एक अजीब उच्चारण में कहा, गाढ़ा टैंक, गदा टैंक। इतना कहकर वह मुड़ने ही लगा था कि पीटर ने उसे रोकते हुए कहा, यार तुम यही रुको। फिर उसने पास में रखी करछुल उठाई और एक कटोरी निकाली, लेकिन खुद नहीं पी। उसने अपने साथी सोहो के सामने रखते हुए कहा, सोहो तुम 2 साल से मेरे साथ हो, यह कटोरी तुम्हारे लिए। सोहो के चेहरे पर ऐंठन थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे शुरू से ही साइलस की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके मालिक की बात को टाला भी नहीं जा सकता था। वह मजबूरन कटोरी को अपने होठों से लगाया और एक घूंट पिया। अगले ही पल वह बिजली की चपेट में आ गया, जैसे वहीं जम गया। गर्मी और सुखद एहसास उसकी जीभ से होता हुआ पूरे शरीर में फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना बचपन देख लिया हो। वह खुशी से पागल होने लगा था। पीटर ने सोहो की यह हालत देखकर हैरानी के साथ अपने लिए भी एक कटोरी ले ली। पहले घूंट में ही वह फट गया। उसे ऐसा भ्रम हुआ कि वह बचपन में अपनी माँ की गोद में झूले पर बैठा है और माँ उसे प्यार से दुला रही है। यह सब इतना वास्तविक था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। पास खड़ा जेल गार्ड साइलस बेवकूफ बना हुआ यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस समय तक पीटर लगातार 3 बड़े कटोरे पी चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया, तो उन्होंने समझकर एक बर्तन गाढ़ा टैंक का बचाकर पीटर के 31 नंबर के शानदार सेल में ले गए। वह थोड़ा राशन बचाना चाहता था। कैंटीन में खाने के समय काफी हंगामा हुआ। सबने खूब लूट खसोट की। 50 बर्तन गाढ़ा टैंक खत्म हो गए। 2 गुटों के बीच बर्तन के आखिरी अंश को लेकर मारपीट हुई। 2 लोग बुरी तरह घायल हुए। 6 को मामूली चोटें आईं। जब जेल गार्ड कप्तान मार्टिन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा, तो गुट पहले ही तितर-बितर हो चुके थे। मार्टिन अफरा-तफरी का दृश्य देखकर परेशान हो गया। 5 कैदी कोने में अजीबोगरीब हालत में बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। मार्टिन संदेह से पास गया। करीब से देखने पर उसके होंठ फड़क गए। ये पानो बड़े अपराधी उन बचे हुए बर्तनों को चाट रहे थे।
उसने सबको कैंटीन से बाहर निकाला, फिर जेल अधीक्षक वार्डन को फोन करके छोटे मोटे झगड़े की सूचना दी। वार्डन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने मार्टिन से कहा कि वह रात के खाने के लिए कोई अच्छा रसोइया ढूंढ ले। उस बेचारे रोटी बेचने वाले हत्यारे यानी मुझे से दोबारा खाना मत बनवाना। एक बार बनवाकर बाल बाल बचे हैं, यही बड़ी बात है। मार्टिन ने मुंह पर तो जी हाँ कह दिया, लेकिन मन में गालियां दे रहा था। उसके अलावा और कोई था ही कहा। और मैं इतना स्वादिष्ट गाढ़ा टैंक बना सका, यह सब भोजन बनाने से पहले बड़े बर्तन वाले सिस्टम के मिलने के कारण था। जब मैं दोपहर की झपकी से उठा तो मेरे पास 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स संतुष्टि अंक जमा हो चुके थे। 3000 अंक पूरे होते ही कांस्य ब्रॉन्ज स्तर पर एक बार ड्रॉ लॉटरी हो सकती थी। जैकपॉट में एक डेथ सेंटेंस एक्सटेंशन कार्ड फांसी टालने का कार्ड था, जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं यह कार्ड पाने के लिए और अंक जमा करना चाहता था। तभी बाहर गलियारे में पैरों की आहट हुई और साइलस मेरे सेल के बाहर आ गया। वह मुझे रात के खाने के लिए बुला रहा था। मैं तुरंत मान गया। यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे साथ एक सहायक भी दिया गया। वह एक भरी भरकम अंग्रेजी खूबसूरत महिला थी, जिसे पहले कभी ड्रैगन देश के एक रेस्तरां में काम करने का अनुभव था। ऐसा लगता था कि खाना बनाने के हुनर की वजह से जेल में उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलती होंगी। लेकिन जब सोफिया, उस महिला का नाम, ने मुझे देखते ही उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। उसने न सिर्फ मुझे बल्कि गार्ड साइलस को भी भला बुरा कहा। साइलस ने हमें जल्दी से खाना बनाने को कहा और खुद रसोई के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं अभी बात शुरू ही करने वाला था कि सोफिया बोल पड़ी, तुम जैसे लोगों को 1000 बार कटखरा सूली चढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी। यह कहकर उसने दीवार के सहारे आंखें बंद कर ली और चुप हो गई। मैं भी वहां और नहीं रुका। मांस, सब्जियां आदि सबकी कमी थी। मजबूरन मुझे सिर्फ यांगचुन नूडल्स ही चुनना पड़ा। दूसरी तरफ नंबर 1 कोठरी में पीटर तनाव से देख रहा था। मेडिकल डॉक्टर, मेरे भाई, क्या उसके होश में आने की कोई संभावना है? तुम्हारे भाई जैसे मामले में होश में आने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। मेरी सलाह है कि उसे इस वनस्पति अवस्था में रखने के बजाय दयापूर्वक इस दुनिया से विदा कर देना बेहतर होगा। पीटर के सिर में सन्नाटा छा गया। उसका शरीर डगमगाया। एक पल में वह कई साल बूढ़ा हो गया लगा। उसने रॉबिन्स को कोई परेशानी नहीं दी, बस बेहद थकी आवाज में बोला, विदा करो। पीटर बिस्तर के किनारे बैठा, अपने भाई काइला का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखों में असीम दुहक था। बड़ा भाई तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। अगर कोई तुम्हें जगा सके तो मैं अपनी सारी दौलत और अधिकार छोड़ने को तैयार हूँ। दृश्य बदलता है। मेरी तरफ मेरी यांगचुन नूडल्स बनकर लगभग तैयार थी। पहले मैंने अपने लिए एक कटोरी बनाई। तुरंत ही स्वादिष्ट खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया ने यांगचुन नूडल्स की खुशबू सूंघी, मानो हल्का करंट लग गया हो। उसके मुंह से लार टपकने लगी। मैंने सोफिया की हालत देखी और सीधा मना कर दिया, खाना है, नहीं दूंगा। फिर जोर से नूडल्स की एक लंबी सत खींची और पूरे मुंह में मस्ती दिखाई। सोफिया का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। गुस्सा थम नहीं रहा था। उसने दांतों से कहा, मुझे तुम लोगों समाज की गंदगी से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं, सोफिया, चाहे मर जाऊं, तुम्हारा बनाया कुछ नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद सेलास और सोफिया दोनों बावर्ची खाने में कटोरे लिए कांटे से नूडल्स मुंह में उड़ेल रहे थे। दोनों के चेहरे आनंद और सुख से दमक रहे थे। सेलास को समझ में आ गया कि आखिर दोपहर को कैदी खाने के लिए क्यों लड़ते थे। ये खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। दिल में उसने मेरे प्रति सम्मान महसूस किया। शाम के खाने का समय अभी नहीं हुआ था कि कैंटीन के बाहर लंबी कतार लग गई थी। लोहे का दरवाजा खड़खड़ा रहा था। सेलास ने देखा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था, तो उसने अपने साथी से कहा कि वो सोफिया को वापस ले जाए। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद आसपास के लोगों के कारण उसने कहा नहीं। इसके बाद सेलास कैदियों को कैंटीन ले आया। आज रात आने वाला पीटर नहीं, बल्कि शोहू था। दोपहर की तरह शोहू अपने कुछ साथियों को लेकर अंदर विंडो में आया, ताकि कतार में लगे कैदियों को खाना परोस सके। बाल्टी में नूडल्स देखकर शोहू पहले तो चौंका, फिर माथा सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, ये नूडल्स कैसा है? मुझे नूडल्स से सबसे ज्यादा नफरत है। बॉस को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने दोपहर का खाना अच्छा बनाया था, इसलिए उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा ये नूडल्स सिर्फ निकालकर खाने के लिए नहीं है। इसे मेरे खुद के बनाए हुए तेज शोरबा में डालकर खाना चाहिए। ये कहकर मैंने पास के बड़े इंसुलेटेड ड्रम का ढक्कन उठाया। तुरंत ही स्वादिष्ट खुशबू गर्म भाप के साथ उमड़कर पूरे कैंटीन में तेजी से फैल गई। जिस पर भी ये खुशबू पड़ी, उसका मुंह पानी से भर गया। शोहू भाई, जल्दी खाना दो, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। शोहू ने जल्दबाजी नहीं की। वह 2 कदम आगे बढ़ा, इंसुलेटेड ड्रम के अंदर झांका। खुशबू ने उसे कुछ पल के लिए अचंभित कर दिया। फिर उसने तुरंत 5 पैकेट बॉस के लिए तैयार करवाए। उसके बाद कैदियों को खाना देना शुरू किया। वहीं नंबर 1 कोठरी में सरदार अपने भाई के मामले से दुखी और गुस्से से भरा था। उसे क्रोध निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी बुल्लोंग अपने 2 साथियों के साथ लड़खड़ाता हुआ एक इंसुलेटेड ड्रम लेकर आया। डर था कि देर हो गई तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए वो पहले अंदर आने की अनुमति लेना वाला नियम भूल गया। परिणाम स्वरूप पीटर ने उन्हें जमकर डांटा। तीनों बहुत डरे हुए थे। जब पता चला कि रात का खाना नूडल्स यानी यांगचुन नूडल्स है, तो पीटर ने गुस्से में मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और बुल्लोंग की तरफ बर्फीली नजरों से देखा। बुल्लोंग घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसके साथियों के पैरों में भी जान नहीं थी। बस एक गरजती आवाज आई, जाओ उस रसोइये को मरवा लाओ। तभी उसके भाई के हाथ ने पीटर का हाथ पकड़ लिया। पीटर फूट फूट कर रोने लगा। उसका आंसू कंबल भिगो रहा था। काइला की कुछ धुंधली आंखें पीटर पर टिकी थीं, होंठ हिल रहे थे। सुनाई दिया, काइला ने बेहद पतली आवाज में कहा, भाई, क्या खाना? इतनी अच्छी महक आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर ने रोते हुए खुशी से पूछा, बेटा, क्या यांगचुन नूडल्स बची है? किसी तरह बची हुई थी। हालांकि पीटर का दिल नहीं चाहता था, लेकिन भाई के लिए उसे मजबूरन बुल्लोंग से ड्रम उठाकर लाने को कहना पड़ा। अब पीटर का मूड बहुत अच्छा था। उसने धीरज से साथियों से कहा, मैं नहीं खा रहा, बल्कि इस नूडल्स की खुशबू ने ही काइला को वनस्पति अवस्था से जगाया है। डॉक्टर के जांच करने के बाद हो सकता है कि वो खाए। तीनों साथी वहीं सन्न रह गए। अंततः 3 विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सर्वसम्मति से यह माना गया कि यह चिकित्सा इतिहास का एक अद्वितीय चमत्कार था, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। पीटर ने संबंधों के जरिए रातों रात अपने भाई को बेहतर इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। जाते समय भाई के आग्रह पर पीटर वह इंसुलेटेड ड्रम जिसमें थोड़ी सी यांगचुन नूडल्स बची थी, अपने साथ ले गया।
यह देखकर आने वाली एम्बुलेंस बहुत हैरान हुई, अस्पताल खाना परोसने वाली जगह नहीं है। दूसरी तरफ मैं रात का खाना बनाने के बाद सेलास द्वारा 99 नंबर की कोठरी में वापस भेज दिया गया। इस यांगचुन नूडल्स की वजह से मेरी फांसी को 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि उस बड़े गैंगस्टर ने, जिसने मुझे अपना जामर बनाया था, यह सुनकर कि मेरी सजा टली है, तुरंत जेल के जानलेवा कैदियों से संपर्क किया और उन्हें 6 दिनों के अंदर मुझे खत्म करने का कहा। अगले दिन सुबह होने से पहले ही मैं कैंटीन के बावर्ची खाने में पहुंच गया। तभी सेलास और सोफिया आए। सोफिया का मूड अच्छा था, बस वह मेरी तरफ देखने से कतरा रही थी। उसने हल्की सी साज सज्जा भी कर रखी थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले मैंने सामान चेक किया, फिर वही कमी थी। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने मन ही मन बना लिया कि आज मैं ब्रेड मेंटो बनाऊंगा। हमारे तीनों की मदद से स्टीम ब्रेड मेंटो बनकर लगभग तैयार हो ही रही थी। सोफिया स्टीमर में बनी ब्रेड को देख रही थी। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन कल रात की यांगचुन नूडल्स याद आते ही उसने कुछ नहीं कहा। इतने में कई कैदी कैंटीन का दरवाजा खटखटाने लगे थे। इससे सेलास भी हैरान हो गया। आमतौर पर सुबह 7 बजे नाश्ता होता था, अभी 6:15 ही बजे थे। वह अंदर से दरवाजे के पास गया, सुना कि क्या कह रहे हैं, तो उसके होश उड़ गए। जल्दी दरवाजा खोलो, हमें खाना है। भगवान के लिए जल्दी खोलो, और बर्दाश्त नहीं होता। हमें तड़पा मत। यह कैसा खाने का हाल था। नशा उतारने की दवाई भी इतनी नहीं सताती। मैंने भी काम में तेजी ला दी। बस सॉस बनाने की आखिरी प्रक्रिया बाकी रह गई थी, जो मशीन से नहीं हाथ से ही हो सकती थी। 30 किलो लगभग 33 पाउंड का भारी लोहे का कड़ाही को मैं आराम से उछाल रहा था। यह देख सोफिया और सेलास दंग रह गए। इतने भारी कड़ाही को इतनी सटीकता से संभालने के लिए कम से कम 10-8 साल की कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन मैं तो अभी 20 साल का भी नहीं था। क्या यह नौजवान 10 साल की उम्र से कड़ाही उछालने की प्रैक्टिस कर रहा है? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार 10 मिनट बाद ब्रेड और सॉस दोनों तैयार हो गई। कैंटीन के बाहर कैदी दीवाने की तरह लोहे का दरवाजा पीट रहे थे। शोहू, जो सबसे आगे था, चिल्ला रहा था, अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़कर अंदर घुसेंगे। मैंने जल्दी से सोफिया और सेलास को बुलाया। तीनों ने मिलकर स्टीमर से ब्रेड निकाली और सॉस की बाल्टियां बांट दी। एक कैदी लाल आंखें किए चिल्ला रहा था, मानो उनमें एड्रेनलिन भर गया हो। खुद मैं भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। शोहू हमेशा की तरह विंडो के पास आया। सफेद मेंटो ब्रेड देखकर वह सन रह गया। लिन शेफ, यह क्या चीज है? सारी रात भूखे रहे, तुम मुझे यह खिला रहे हो? शोहू मन ही मन संदेह में था। सेलास ने बेजार होकर कहा, लिन साहब का बनाया खाना तुमने कल खाया नहीं था। लाइन में लगो। बंदर राक्षस ने सिर हिलाकर सभी को लाइन में लगने का इशारा किया। हर व्यक्ति की थाली में 2 बड़े मैदा के बन रखे और फिर ऊपर से एक करछुल चटनी वाला चावल डाला। लोगों ने ये खाना देखा तो सबके मुंह से एक ही सवाल निकला, ये क्या बेचारगी है? सबसे पहले खाना लेने वाला बुलन का साथी चिकन गया था। उसके पीछे बुलन का सहारा था, इसलिए वह 1 नंबर इलाके में हमेशा से बदमाशी करता आ रहा था। थाली में बन और उस पर पड़ी उस दयनीय चटनी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। मेज पर बैठकर उसने नाक से आवाज निकालते हुए जोर से बोलना शुरू किया, सारी रात उम्मीद लगाए रखी और सुबह लोगों को ये खिला रहे हो। अगर ये अच्छा न लगा तो मुझसे बिगड़ना मत। ये कहकर उसने बन का एक निवाला तोड़ा, उसमें चटनी लपेटी और मुंह में डाला। अगले ही पल चिकन की पुतलियां फैल गईं। ये अनोखा स्वाद उसके मुंह में ऐसे फूटा जैसे बम फटा हो। हे भगवान, क्या इंसान खाने लायक इतनी स्वादिष्ट चीज होती है? वह चिल्लाया और फिर भूखे की तरह झपटकर खाने लगा। दूसरे जेल के कैदी, जिन्होंने अभी अभी अपना खाना लिया था, चिकन को ऐसे भोजन करते देख वे भी जमकर खाने लगे। जैसे ही उनके मुंह में बन और चटनी का वो स्वाद गया, उनके तालुओं में जबरदस्त सुगंध आई, मानो कोई बार आ गई हो। इस अनुभव ने उन्हें खुशी और उल्लास में डुबो दिया। पूरे भोजनालय में सिर्फ तारीफों के बोल बोले जा रहे थे। लेकिन इस मौके पर सरगना के सामने दिखने का मौका कैसे छोड़ा जा सकता था? नाश्ता करीब आधे घंटे तक चला। सभी खाने वालों ने बन की मदद से थाली में पड़ी चटनी को इतने साफ तरीके से निकाल लिया मानो थाली धुल गई हो। जब से मैंने रसोई के बर्तन साफ करने के काम करना शुरू किया था, तभी से थाली खाली करने की ये क्रिया इतनी आम हो गई थी कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। खाने के बाद लोग एक एक करके उठने लगे। पूरे भोजनालय में केवल चिकन ही बचा रह गया था। वह आज खूब मजे से खाया था। उसने अपने बालों को संवारते हुए ट्रे ली और सर्विंग विंडो के पास गया। तब तक वहां पर सोफिया खाना परोस रही थी। बीवी, मुझे 2 बन और 1 करछुल चटनी दो। सोफिया ने अपने पीछे रखे खाली बर्तनों की तरफ देखा और नानुकुर से उत्तर दिया, बन तो खत्म हो गए। हाँ, नाटक करना बंद करो। तुम रसोई वाले अपने लिए हमेशा कुछ न कुछ बचाकर रखते हो। जल्दी करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सोफिया ने बस अपनी बाहों को क्रॉस किया और उसकी तरफ मुंह फेर लिया। चिकन का खून जल गया। उसने ट्रे उठाई और फर्श पर पटक दी। सोफिया ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ हल्के से कदम बढ़ाए और आसानी से बच निकली। ट्रे दीवार से जा टकराई। चिकन ने गुस्से से लाल आंखें करके सर्विंग सेक्शन में घुसने का प्रयास किया। जैसे ही उसने सोफिया के चेहरे और देह की बनावट को करीब से देखा, वह सकपका गया। उसके मन में गंदे ख्याल आने लगे। वह झपटा, लेकिन इससे पहले कि सोफिया बचती, हवा में भनभनाहट हुई और रसोई से एक बड़ी कड़ाही निकलकर सीधे चिकन के चेहरे पर जा लगी। इतनी बड़ी कड़ाही किसने फेंकी? इतनी ताकत कहां से आई? चिकन ने अपने गाल को दबाया और पीछे हटते हुए बोला, बस इतना सा रसोइया होकर भी हाथ उठाने की हिम्मत देता है। जाकर पूछ ले कि यहाँ किसका क्या रुतबा है। तुम लोग बस रुको। ये कहकर चिकन मुंह दबाते हुए जल्दी से भोजनालय से बाहर निकल गया। सिलास ने धीरे से कहा, यह चिकन बड़ा ही अजीब किस्म का है। इसके जेल में गहरे रिश्ते हैं, खासकर बुलन से इसकी जोड़ी अजब है। अब यह बुलन के पास गया होगा। सिलास चाहता तो अपने अधिकार का उपयोग कर सकता था, लेकिन इस जेल में एक अलिखित कानून था। जेल गार्ड का काम केवल बुनियादी नियमों का पालन कराना था। बाकी कैदियों के आपसी झगड़े उनके अपने थे, गार्ड उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। फिर भी सिलास ने हिम्मत करके कहा, अगर बुलन आया तो मैं उससे बात कर लूंगा। मैंने याद करने की कोशिश की, बुलन वही मोटा आदमी होगा। सोफिया ने धीरे से मेरी आस्तीन खींची। मैंने उसकी तरफ देखा, तभी भोजनालय का दरवाजा अचानक खुला और बाहर जा रहे चिकन से टकराया। चिकन की आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख पड़ा, बुलन, उस कमीने रसोइये ने मुझे मारा। सुन रहे हो? तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। बुलन जरा सकपकाया। उसने चिकन के इशारे पर मेरी तरफ देखा। मैं शांत भाव से उसकी तरफ देख रहा था। बुलन ने अपनी लार निकली, फिर जोर से चिकन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। खाली भोजनालय में थप्पड़ की गूंज फैल गई।
फिर वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे कुछ दूर पहले ही शानदार ढंग से गिरकर प्रणाम किया। यूं मुझसे गलती हो गई, मैं अपने साथी को सही रास्ते पर नहीं ला सका। आप जो सजा दें मैं कबूल हूँ। पूरा भोजनालय सन्न रह गया, कोई आवाज नहीं थी। दूर खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अपनी ठुड्डी पकड़ रखी थी। सिलास तो ऐसे देख रहा था मानो उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब नजारा हो रहा हो। इस जेल में इतने साल काम करने के बाद उसने पहली बार बुलन को इस तरह सिर झुकाते देखा था। सोफिया के चेहरे पर भी हैरानी थी और उसमें कुछ चमक भी थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना ढूंढ लिया हो। मैंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, हल्की हैरानी से पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? बुलन ने डरते डरते मुस्कुराते हुए कहा, हमारे मालिक ने कहा है कि आपसे मिलना मानो सीधे उनसे मिलना है। उन्होंने भेजा है कि आपको एक खास काम के लिए बुलाना है। असली वजह आप वहां जाकर समझ जाएंगे। बुलन ने आदरपूर्वक बात पूरी की और बिना किसी अधीरता के मेरा जवाब इंतजार करने लगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर बुलन से कहा कि रास्ता दिखाए। नंबर 1 कमरे की तरफ चलते हुए सोफिया और सिलास भी 1 नंबर इलाके में लौट रहे थे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने सुना कि कुछ कैदी आपस में लड़ रहे थे। सिलास ने रुककर पूछा, क्या हुआ? सिलास ने सोफिया को उस तरफ थोड़ा ले जाकर बात सुनी। एक कैदी चिल्ला रहा था, मैं नहीं निकलूंगा जेल से। मेरी सजा पूरी हो गई है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर के खाने में इतना स्वाद कहा, कोई आए और मुझे उठाकर ले जाए मारने के लिए, लेकिन मैं नहीं निकलूंगा। ये आवाजें सुनकर सोफिया और सिलास ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुंह से अनायास ही निकल गया, साला उल्टा पुलिसिया चोर को डांटे। दूसरी तरफ जेल के बी इलाके में एविला यहाँ का बेताज बादशाह था। वह उस समय एक बुजुर्ग आदमी से पूछताछ कर रहा था। वह आदमी घबराकर बोला, सर ये मेरी गलती नहीं है कि मैं अपने इलाके के लोगों से बात करता हूँ। दरअसल उनके खाने में जबरदस्त स्वाद है। इस बहाने से एविला का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उस आदमी ने आगे कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ। कल दोपहर को गार्ड मुझे बुलाकर काम पर ले गए और रात को मुझे 1 नंबर इलाके के भोजनालय में खाना दिया। वो नूडल सूप का स्वाद कमाल का था। पूछताछ करने पर पता चला कि वहाँ एक कैदी है जो चीन का मास्टर शेफ है, उसने ही ये नूडल बनाया था। आज सुबह पता चला कि उसी का बनाकर खाने वालों में चटनी और बन की कीमत $1000 तक पहुंच गई है। एविला ने सुना तो सोचा कि ये सब झूठ लग रहा है, लेकिन सामने वाले की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि उसे लगा कि इतनी कीमत चुकाकर इतना मामूली खाना खाने का मतलब क्या। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सच में इतना स्वादिष्ट था? उस आदमी ने थोड़ा सोचकर कहा, सर मैं आपसे क्या कहूँ, वो सच में इतना स्वादिष्ट था कि पेट की आंतें खुशी से पागल हो गईं। अविला ने आंखें मीचते हुए कुछ सोचा, फिर अपने आदमी से कहा, मिलर आज दोपहर तुम किसी तरह उस जगह का खाना मेरे लिए लाना। मैं देखूंगी कि आखिर एक रसोइये में कितनी ताकत है, क्या वह एक बार के खाने से मुझे भी बेचैन कर देगा। पीछे खड़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है दीदी। दोपहर होते होते और सोफिया पिछली रसोई में व्यस्त हो गए। आज दोपहर में कुछ नई सामग्री आई थी जिससे मेरे बनाने के व्यंजनों के विकल्प बढ़ गए थे, और मैं अब जो बनाने जा रहा था वह चीनी खानपान संस्कृति का सार था, दा हुई बड़ी मिलावट वाली सब्जी। मैं बनाते हुए सोफिया को समझा रहा था। प्रगति थोड़ी धीमी थी, लेकिन अगर सोफिया सीख जाएगी तो मुझे खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार दोनों ने काम खत्म कर लिया। अब 10 मिनट और उबालने के बाद यह तैयार हो जाएगा। तभी कैंटीन के बाहर दस्तक की आवाज आने लगी। कैदी खाने की जल्दी करा रहे थे। तभी जेलर कैप्टन मार्टिन दूसरे दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने अपने कॉलर को हल्का सा सीधा किया और जेल का बड़ा लोहे का दरवाजा खोल दिया। चमड़े की जैकेट पहने कटे हुए बालों वाला पीटर पूरे उत्साह में सबसे आगे आगे अपने साथियों के साथ व्यवस्थित तरीके से अंदर आया। सील मंकी शू हो अपने 10-12 साथियों को लेकर खाना बांटने की खिड़की के पास आया। उसने मुझे देखते ही अपने साथियों सहित मेरे सामने सीट में खड़े होकर 90 डिग्री पर झुकते हुए एक साथ चिल्लाकर कहा, क्लाउड ब्रदर नमस्ते। बहू सोफिया भी चौंक गई। वह सेक्टर 1 में अपने दम पर एक मुकाम तो पहुंची थी, लेकिन ऐसा सम्मान उसे कभी नहीं मिला था। मार्टिन जो अभी अभी आए थे यह देखकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर ऐसे देखने का भाव था मानो भूत देख लिया हो। वह मेरी तरफ इशारा करते हुए हकलाकर बोल रहे थे। सील मंकी ने मार्टिन को मेरी तरफ उंगली उठाते देखा तो व्यंग्य में कहा, कैप्टन मार्टिन अपनी उंगली हटाओ, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे परिवार को कोई परेशानी हो। एक कैदी के सामने इस तरह की धमकी सुनकर मार्टिन का चेहरा बेरंग हो गया, कभी पीला तो कभी सफेद, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस पल वह समझ गया कि मात्र 24 घंटों में मैं सेक्टर 1 के सबसे ताकतवर गुट से जुड़ चुका था। पीटर पास ही खड़ा था और उसकी निगाहें यहाँ से हट ही नहीं रही थीं। जाहिर है यह उसकी चुप्पी थी। मार्टिन ने एक आह भरी और वहां से लटकता हुआ चला गया। खाना बांटना सामान्य रूप से शुरू हुआ। जब कैदियों ने दोपहर के भोजन में मेंटू भाप से पके बन देखे तो वे खुशी से पागल हो गए। बड़े और सफेद मेंटू किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थे। जैसे ही दा हुई मिक्स सब्जी निकली, कैदियों की आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड, मुझे तो मेंटू सबसे ज्यादा पसंद है। सच में। कैदियों की तारीफ सुनकर मेरे मन में अजीब सी उपलब्धि का एहसास हुआ। कभी कभी ये लोग भी काफी प्यारे होते हैं। इसी समय सेक्टर में अविला अपने सामने रखी 2 ट्रे देख रही थी। बाई ट्रे में 2 बड़े मेंटू थे और दाहिनी ट्रे में कुछ हुई दमपोक्त सब्जी थी। मिलर जो सूट पहने थे और हाथ पसीने से तर थे, बोला, दीदी बस यही चीज है, कृपया इसे चख कर देखिए। दाहिनी ट्रे से आ रही सुगंध को सूंघते ही अविला ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने थोड़ी सी सब्जी कांटे में ली और मुंह में डाल ली। जैसे ही अविला ने धीरे धीरे चबाया, गाढ़ा और मुलायम एहसास जीभ से होता हुआ दिमाग में फैल गया। इस अद्भुत स्वाद ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि उसे बस यही महसूस हुआ। वह स्वाद को महसूस करने में इतनी खो गई कि अविला की आंखों से 2 गर्म आंसू बह निकले। उसके पास खड़ा मिलर हैरान रह गया। दीदी आप ठीक तो है? कहीं उन छोकरों ने कुछ जहर तो नहीं मिला दिया? मिलर ने देखा कि उसका बॉस कुछ असामान्य लग रहा था, तो उसने अंधाधुंध अटकलें लगानी शुरू कर दी। लेकिन अविला ने हाथ हिलाकर उसे बकवास करने से रोक दिया और अपने मन ही मन में मेंटू और सब्जी को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि थी। 2 बड़े मेंटू खत्म हो गए, सब्जी भी समाप्त हो गई। मुझे और खाना है, क्या अभी और बचा है? मिलर तुरंत सकपका गया। बस इतना ही था दीदी। अविला ने अपनी खूबसूरत आंखों से मिलर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, तो फिर कोई उपाय नहीं है? सेक्टर में इतना बेहतरीन रसोइया है, जबकि हमारे सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग सेक्टर 1 में ट्रांसफर होना चाहेंगे और हमारा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। सभी साथियों को बता दो, दोपहर की छुट्टी में हम सब इकट्ठा होंगे, जमकर हंगामा करेंगे।
जल्द ही जेल अधीक्षक के कार्यालय में खबर पहुंची कि सेक्टर के कैदी सामूहिक रूप से उत्पात मचाने वाले हैं। बदमाश, क्या वे पागल हो गए हैं? उस अवीला ने क्यों बवाल खड़ा किया? मार्टिन बोला, वे कह रहे हैं कि रसोइया बदलना चाहिए, उन्हें सेक्टर एक जैसा ही रसोइया चाहिए। जेल अधीक्षक हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हो? क्या वह चीनी नहीं है? डार्क कुकिंग, बेस्वाद खाना भी वे खाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैंने जेल के कोल्ड स्टोरेज में बहुत कम मात्रा में जमा मांस पाया। देखा तो अचरज रह गया। गोमांस, सुअर, घोड़े का मांस, तरह तरह का कटा हुआ मांस। तो मैंने सबको मिलाकर थोड़ी सी खास चटनी बनाई, जिसे मैं छिपाकर अपने लिए रखना चाहता था। चूंकि रसोई में हाथ कम थे, इसलिए उन्होंने सेक्टर एक से मेरे लिए एक लड़की, बेबे, भेजी। बेबे ने मुझे देखते ही ठंडी सांस ली। क्या सोफिया, तुमने जिस चीनी सुपरशेफ के बारे में बताया था, क्या यह वही आदमी है? बेबे, बकवास मत करो, क्लाउड ब्रदर की कुकिंग सच में जादुई है। छी, कहीं का बेवकूफ लगता है। मेरा समय मत बर्बाद करो। लेकिन इससे पहले कि बेबे अपनी बात खत्म करता, मैंने उसे पकड़ लिया। बेबे चिल्लाई, मुझे छोड़ो छोड़ो, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी सख्त था। सोफिया बोली, बेबे प्लीज, बस मेरी मिन्नत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस करो, मैंने गलती कर दी, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। तब मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय सोफिया ने रसोई के कोने में एक छोटी सी फलों की चटनी देखी। उसने सोचा कि जब मैं मसाला डालता हूं तो खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। उसने सोचा बस थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन हाथ फिसल गया और सारी की सारी चटनी खाने में चली गई। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ माफिया सरगना ने मुझे मारने का आदेश दे दिया था। सेक्टर के एक भयानक कैदी ने यह काम ठीक से ले लिया। वह हंसा, दूसरे सेक्टर का रसोइया, ऐना, उम्मीद है कि आज रात तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रात के खाने में कैदी हमेशा की तरह पागलों की तरह खा रहे थे, लेकिन गहरी रात को वे हमेशा की तरह शांत नहीं थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंगामा नहीं कर रहा था, बल्कि सबके सब लाल आंखें लिए बेचैन थे। इसी समय सेक्टर एक की बैरक के गलियारे में एक हत्यारा तेजी से और बिना आवाज किए सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक टॉप किलर होने के नाते उसे लगा कि यह काम तो बस पैसे उड़ाने जैसा है। रिवर जेल, जिसे किले की तरह मजबूत कहा जाता है, आखिरकार उसके लिए सेंट्रल पार्क की तरह था। उस छोटे से रसोइये को मारना तो बस हाथ की सफाई थी। दूसरी तरफ बुलून को लगा जैसे उसके अंदर आग लगी हो। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरा बेतर मुड़ रहा था। उसके दिल में एक दहकती हुई आग सुलग रही थी। तभी अचानक बुलून ने देखा कि बाहर एक आदमी है। सही में वह हत्यारा बैरक के दरवाजे से लगकर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। बुलून की आंखों में जबरदस्त खुशी आ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, भाई तुम्हारा साबुन गिर गया। उसके बाद उसने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह जल्दी ही मुझे साइलस, सिलास के साथ एक खास जगह ले जाया गया। यहाँ बड़े आदमियों के लिए खाना बनाना था और बाकी जगहों से अलग यहाँ 10 से भी कम कैदी थे। उनकी पहचान बहुत खास थी और वे सभी शानदार सिंगल कोठरियों में रहते थे। उन्हें काफी आजादी थी। वहां पहुंचकर मैंने एक बूढ़े बालों वाले आदमी को देखा। बातचीत में पता चला कि वह सबसे बड़े माफिया परिवार हेनरी फैमिली के पूर्व मुखिया लीफ हेनरी थे। वह और उसके कुछ बूढ़े साथी अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाले थे और उन्होंने मुझे दावत बनाने को कहा। मगर एक बात ने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी। उन बुजुर्गों ने कहा कि वे बिल्कुल भी मांसमछली नहीं खाते।